नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सत्ता का पत्ता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कदम ताल तेज कर दी है और अब उसकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर है और इसके लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेंदुपत्ता संग्राहकों का बड़ा सम्मेलन हुआ है, जिसमें उनके हित में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आखिर क्यों अहम है मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता संग्राहक, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 20% से ज्यादा आदिवासी वर्ग की आबादी है और यही आबादी राज्य के चुनाव पर बड़ा असर डालती है। भाजपा की कोशिश इस वर्ग का दिल जीतने की है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वैसे तो ये वर्ग आबादी के हिसाब से 80 से ज्यादा सीटों पर असर डालता है। अगर इस वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों की ही बात करें तो 2018 में हुए चुनाव में इनमें से भाजपा सिर्फ 17 सीटें ही जीत सकी थी और कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी। भाजपा जमीनी स्तर पर आदिवासी वर्ग के बीच अपना संपर्क लगातार बढ़ा रही है। बावजूद इसके पार्टी के प्रमुख नेताओं को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता भी राज्य में जरूरी है। यही कारण है कि बीते साल सितंबर माह में जबलपुर में आयोजित आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने हिस्सा लिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में आना हुआ। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करने के साथ उनके हित में कई ऐलान किए हैं। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण आजीविका की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहां से शुरुआत हुई, कांग्रेस ने किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से भुना रही है। खैर, जो भी है, देखिए, जो होता है सामने, जो कर रहा होता है उसकी वाहवाही होती है। लेकिन हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। आप स्वतंत्र गांव के विकास के लिए ग्राम सभा फैसला करेगी, वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। तेंदुपत्ते का बोनस बांटना शुरू किया है। पहले 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तेंदुपत्ते की तुड़ाई का पारिश्रमिक बांटा था, मजदूरी बांटी थी, और आज 125 करोड़ रुपया 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। लाभांश आपको मिलेगा। जिनके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, मुख्यमंत्री भू अव्यय आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जिन पर रहने की जमीन नहीं है, उनको रहने की जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। वन समितियों में काष्ठ और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया गया है। और वनग्राम, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चाहे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया। देखिए, सुना आपने, एक बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामीणों की कमाई का, हम कहें ना तो नकदी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवार सीधे सीधे जुड़े हैं। आदिवासी वोट बैंक की बात करें तो बहुत प्रभावी है निश्चित तौर पर, और इसीलिए शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कार्यक्रम तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात आप कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की एक बहुत बड़ी कवायद थी और इस कार्यक्रम से वो तमाम चीजें देखने को मिली हैं। एक दौर था जब कांग्रेस ने शुरुआत की, कांग्रेस ने किया, लेकिन आज एक दौर है जब इसे
भारतीय जनता पार्टी पूरा आगे लेकर चल रही है और भुनाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम के क्या मायने, क्या सधेंगे, क्या होगा, क्योंकि MP 23 इलेक्शन भी लगातार आने ही वाला है, कुछ समय की और बात है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। बड़ा कार्यक्रम और जिस तरीके से बहुत सारी बातें प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कही, अमित शाह आए थे, उन्होंने भी कही है, किस तरह से इन चीजों को लें और क्या लग रहा है कि जो एक रणनीति थी या एक स्ट्रैटेजी थी इस कार्यक्रम की, उसको कितना सफल देखें? देखिए, निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है ये आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ी भेंट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जो योजना है सरकार की वो जनता तक के पहुंचे, जो हितैषी हैं उन तक के लाभ पहुंचे, इसी के लिए काम करते हैं। तो आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय देश के राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने आके आदिवासियों को एक बड़ी सौगात दी, कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सिंपल सा असूल है, सिंपल सी कार्य प्रणाली है कि जनता के लिए कार्य करना, और हमने धरातल पे वो कार्य किया। पिछली बार जब वो आए थे उन्होंने आज भी स्वयं कहा कि शिवराज जी से जबलपुर में जब वो आए थे तो उन्होंने बात करी थी, तो 17 बिंदुओं के कार्य को लेकर चर्चा हुई थी कि वो शुरू किए जाएंगे। आज उन्होंने शिवराज जी से पूछा कि वो कार्य क्या कुछ उस पर हुआ, तो उन्होंने कहा बहुत सारे कार्यक्रम तो जिसमें से जो है वो लाभार्थी तक के उसके लाभ पहुंचने लगे और बाकी जो है वो भी प्रारंभ होने की कगार पे आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबके 17 के 17 बिंदुओं पे काम प्रारंभ हो चुका है हमारा। और देखिए, कोरोना के बीच की बात है, उसके बाद में हमारी सरकार चली गई थी, तो हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और देश का राष्ट्रीय एक गृह मंत्री जब किसी प्रदेश में आता है तो देखिए यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। अभी कल ही की बात है, नितिन गडकरी जी गए थे छत्तीसगढ़ रायपुर। तो देखिए, इस प्रकार से जब कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी, कोई राष्ट्रीय मंत्री जब कहीं दौरा करता है तो निश्चित रूप से समीक्षा करता है कि क्या जनता तक के हितकारी योजनाएं जो है पहुंच रही हैं या नहीं। तो ये इस प्रकार से जो तेंदुपत्ता और उनका जो लाभार्थी थे उनको लाभ पहुंचाने की बात थी, उन समितियों का जो हिस्सा है, जो उनका हक बनता है, निश्चित रूप से वही पहुंचाने का हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वो कार्य किया है। और इसके लिए तो ना इनको राजनीति करनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस को साधुवाद देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कर रही है और जनता का लाभ हो रहा है, और इनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आगे अच्छे काम करने के लिए इनको भी हम तो उत्साहित कर रहे हैं कि आप कार्य करिए जनता के बीच में जाकर, लेकिन जनता के बीच में कार्य करने के लिए नियत और नीति दोनों होनी चाहिए, जो कांग्रेस के बीच में दिखती नहीं है। आप तो अविश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस बन के रह गई। ठीक है, चलिए योगेश जी, तेंदुपत्ता संग्राहकों को साधने के लिए या उनको एक गिफ्ट देने के लिए या उनको भेंट देने के लिए, जैसा कि गीत जी कह रहे थे, कार्यक्रम था, इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। ठीक है, कार्यक्रम तो राजनीतिक ही था, अब उसे कैसे देखना है कैसे नहीं, कांग्रेस किस तरह से देख रही है, और इस पूरे आयोजन के बाद या तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं या सीधे सीधे वोट बैंक आदिवासियों की मैं बात करूं, कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? देखिए राखी जी, बड़ी सीधी सी बात है, पिछले 6 माह में 2 मेगा इवेंट 15 नवंबर 2021 को माननीय मोदी जी बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 100 करोड़ के लगभग का वो आयोजन, उसमें बड़े बड़े वादे कि हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ? 6 महीने हो गए, उन पर कितना काम शिवराज सरकार ने किया, ये जरूर अमित शाह जी को और मोदी जी को पूछना चाहिए शिवराज जी से। एक बात। दूसरी, आज अमित शाह जी का दौरा, गृह मंत्री के नाते भोपाल में उनका स्वागत है। बेहतर होता कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले केंद्र सरकार मोदी जी की एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्ष में 1452 केस दर्ज हुए हैं मध्य प्रदेश में, 25% की बढ़ोतरी 2019 के मुकाबले। वनवासियों के नाम पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इनको विस्थापित करने का काम, बक्सवाल के जंगल काट कर उजाड़ने के नाम पर जो उनका विस्थापन किया गया, उस पर अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। खरगोन दंगे में हिंदू हितों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में 100 हिंदू परिवारों का पुनर्वास
पिछले 10-12 दिनों से नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार क्यों नहीं करवा पा रही है, ये जरूर अमित शाह जी को पूछना चाहिए कि टोटल फेलियर कैसे हुआ मध्य प्रदेश शासन का, गृह मंत्रालय का। इस पर नरोत्तम मिश्रा जी से नैतिकता के नाते इस्तीफा भी लेना चाहिए। शिवराज सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि आदिवासी वर्ग और वनवासी वर्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जमीनें गंवा रखी हैं, उस पर शिवराज सरकार क्या करने जा रही है। आज एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ राखी जी आपको, ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बालाघाट से एक आदिवासी परिवार अपनी 15 एकड़ जमीन को लेकर अमित शाह जी से मिलना चाहता था। तथा कथित भाजपाइयों ने उसकी 15 एकड़ जमीन गंवा रखी है बालाघाट में, मगर मजाल है कि शिवराज सरकार या उनके नुमाइंदों ने उनकी भेंट अमित शाह जी से कराई हो। तो ये इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों के हितों का बोलबाला करते हैं। 89 सीटें आती हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र से। 15 साल का शिवराज जी का कुशासन देखकर 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने 59 सीट कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस के प्रति उन्होंने विश्वास दर्शाया था। कब राखी जी? जब 15 साल का शासन देख लिया कि हमारे ये जो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, 25-26 हजार घोषणाएं पुराने कार्यकाल में, अभी 4-4.5 हजार घोषणाएं नए कार्यकाल में, रोज एक नई घोषणा करते हैं। उन पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना क्रियान्वयन हो रहा है, ये भी पूछने की वो है। हिमाकत नहीं करते अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कि मेरी घोषणाओं को कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से भली भांति शिवराज जी की कार्यशैली से परिचित है। उनको मालूम है मामा शिवराज है, मुंह चला देंगे, 2-4 को हड़का देंगे, बाकी होना यथार्थ में कुछ नहीं है। तो ये जो आज मेगा इवेंट अमित शाह जी के दौरे पर हुआ है, इसमें भी लगभग बहुत बड़ी राशि करोड़ों रुपए की खर्च की गई है। कहने का तात्पर्य है राखी जी, मोदी जी के टाइम का पैसा और ये अमित शाह जी के टाइम का जो मेगा इवेंट है, ये पैसा अगर आदिवासी वर्ग के उत्थान पर खर्च किया जाता तो यकीनन आदिवासी वर्ग का भला भी होता और आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ सम्मोहित भी होता। 125 से ज्यादा मंच बनाए गए आज अमित शाह जी के स्वागत के लिए। उसी में कुछ बड़ बोले भाजपाई नेताओं ने अपने ही नेता की तुलना जानवरों से कर दी। जब सोशल मीडिया पर खिंचाई चालू हुई तो संगठन ने संज्ञान लिया और उस पोस्टर बैनर को हटवाया। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस ने विपक्ष के धर्म का पालन करते हुए जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों को लेकर अमित शाह जी को ज्ञापन देने की कोशिश करी, तो शिवराज प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। तो ये किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उनके मूल्यों का पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, समझ से परे हैं। इतना पैसा ये प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं, बेहतर है कि कुछ योजनाएं जो ये घोषित करते हैं उन पर क्रियान्वयन हो। ठीक है, देखिए ना, योगी जी मैं वापस आती हूँ। ठीक है, गीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा, 1 मिनट में मुक्ता जी का पक्ष आ जाए। मुक्ता जी, जिस तरीके से सत्ता का पत्ता, क्या लग रहा है ये जो सत्ता का पत्ता है ये किसकी तरफ जाएगा? किसके यहाँ हरियाली होगी? हरा सोना वैसे ही कहते हैं, और प्रतिक्रिया आप सुनी रही। देखिए, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने भी कहा कि ये जो पूरी राजनीति है ये आदिवासियों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। 2023 की जो है मिशन 2023 बार बार बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुटबाजी है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके वो जो सर्वेस करवा रहे हैं। और अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो 24/7 एक इलेक्शन मोड में रहती है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये जब एनालिसिस होता है, जब 2018 के चुनाव में वो बहुत कम जो अंतर से उन सत्ता उनके हाथ से फिसल गई थी, जो एनालिसिस निकला उन्होंने यही एनालिसिस किया कि जो ये आदिवासी वोट बैंक है कहीं ना कहीं वहां पे वो मात खा गए। तो लगातार उनकी कोशिश रही है कि इस आदिवासी वोट बैंक को सहेजने की, और उसी रणनीति के तहत में हम पिछले कई दिनों से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये जो पूरा गेम प्लान है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रहा है।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जब दौरे की बात हुई तो उसके साथ साथ ये भी एक प्लान किया गया, ये एक मेगा शो जो था, और इसको भी इसीलिए था कि बार बार जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे हैं, पहले यही वोट बैंक जो था वो कांग्रेस के पलड़े में था, कांग्रेस को उसका फायदा बहुत सालों तक मिलता रहा। और 2018 में जब 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता पे काबिज हुई तो कहीं ना कहीं उसमें ये आदिवासी वोट बैंक का एक हिस्सा था। उसके बाद से ही जो बीजेपी की रणनीति रही और आज का भी ये पूरा जो शो था उसी इर्द गिर्द के तहत में था, और ये मिशन जो 2023 की बात बीजेपी करती है उसी का एक ये रोड मैप था। बिल्कुल। गीत जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिएगा अपनी बात, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा कि करीब 80 से ज्यादा सीटों पर अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं उनका सीधा असर होता है। 17 सीटें मिली थी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2018 में, आदिवासियों के लिए आरक्षित थे 17 सीटें, कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी, आरक्षित सीटों की मैं बात कर रही हूँ। तो इस हिसाब से यदि देखें तो कांग्रेस ने एक शुरुआत भी की, कांग्रेस इसका फायदा भी लेती आई, अब भारतीय जनता पार्टी जो वापस से लाने की कोशिश कर रही है, लगता है इस तरह के आयोजन से या इस तरह के कार्यक्रमों से ऐसा हो जाएगा। ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि योगेश जी ने भी एक बात बोली है कि जितना भी खर्चा होता है या जितनी भी राशि खर्च करते हैं, यदि उतना हम वाकई उनके हित के लिए लगा दें या उनके विकास के लिए लगा दें, तब शायद वो आपकी तरफ झुके। ताकि जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में मुक्ता जी ने भी बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली बातें करी। लेकिन योगेश जी का जो सवाल था, मैं सबसे पहले इनका उत्तर देता हूं। जो पैसा है ये हमने किसी का कट करके कहीं दे दिया हो, ऐसा नहीं है। हमने किसी योजना को, जो हमने 17 बिंदु उनके सामने रखे थे जिनके ऊपर हमने घोषणाएं करी थी, वो 17 बिंदु की योजनाएं जो है वो घोषणा हमारी पूरी हो चुकी है। उसके अलावा आप चाहे डोर टू डोर राशन की बात कर लें, चाहे अन्य योजनाओं की बात कर लें, हमने हमेशा से सब वर्गों को समान दृष्टि से देखा है। लेकिन आदिवासी वर्ग के साथ में कांग्रेस हमेशा से अन्याय करती आई थी, बल्कि ये वीडियो भी सामने आए थे जब अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए अलग अलग बातें इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी कहते थे कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं होता, इस प्रकार के वीडियो आए। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से भड़काने का काम कांग्रेस करती है, फिर हिंदुओं के लिए के खिलाफ मुसलमानों के साथ, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में बैठ के एक वीडियो वायरल हुआ था कमलनाथ जी का, जिसमें वो कह रहे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। ये चुनाव के ठीक पहले की बातें हैं। तो देखिए, उसके अलावा अभी 5 राज्यों में जब चुनाव थे तो मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ड्रामा करने वाली प्रियंका रॉबर्ट उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए पंजाब जाके भड़का रही थी और पंजाब जाकर और उत्तर प्रदेश जाके पंजाब के लोगों के लिए भड़का रही थी। तो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से, अमीर से गरीब को, एक दूसरे को जो है लड़वाने की बातें कांग्रेस अपनी धरातल पे पकड़ खोती चली जा रही है। ये कार्य नहीं कर रहे। हमने किसी का पैसा कहीं कट नहीं किया, लेकिन जो हक बनता है जिसका, अच्छा ये यहाँ ठीकरा जरूर फोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ इनकी आप पार्टी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक, 1 मिनट आ रही हूँ। संज्ञान देने की, संज्ञान इनका जो है सब तरफ है, लेकिन इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं ये भी बता दूं, आप पार्टी को बोलिए जो बड़े पैसों का हवाला देते रहे, बहुत कर्जे में आ गए थे, कोरोना के टाइम पे देश से मांग रहे थे पैसा, 650 करोड़ रुपए के विज्ञापन बांटते रहे। पंजाब में इनकी वो आप पार्टी आई है, कांग्रेस की सरकार थी साहब, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, इसलिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करवा रहा हूँ, वहां नहीं बोल रहे। और यहाँ तो हम सबका हक बांट रहे हैं, सबको जिसका जो हक बनता है वो दिया जा रहा है, और हम धरातल पे कार्य करके निश्चित रूप से आगामी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये आगामी चुनाव की दृष्टिकोण वाली नीति थी ही नहीं, जैसा कि मुक्ता जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, हम हमेशा इलेक्शन मोड में काम करते हैं। 24/7 की जो उन्होंने बात करी स्पष्ट करती है वो हमारी कार्य प्रणाली और कार्यशैली। हम जनता के लिए जीते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, आदिवासी वोट बैंक वापस मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से आदिवासी नहीं, हर वर्ग का। अभी हमें अल्पसंख्यक वोट के ऊपर पहले लोग बोलते रहे, वो भी मिले। आदिवासी हमेशा हमें कुछ देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से इस बार 100% हमें आदिवासियों के वोट मिलने वाले हैं। और न केवल आदिवासियों के, सब समुदाय को हम साथ में लेकर चलते हैं। अंत्योदय और समरसता की हम बात करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए धर्म और जाति हम ऊपर नहीं रखते, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चलते हैं। तो यही हम अपने आगामी चुनाव में दिखाएंगे और जनता देख रही है। इसलिए तो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब अभी देखिए इन्होंने एक और छलावा किया था 2018-19 में, जब ये आए थे तो अल्पमत की सरकार थी। जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो धड़ क्यों गिरी इनकी सरकार, क्यों फ्लोर टेस्ट से डर रहे थे? क्योंकि इनको मालूम था हमारी सरकार में लोग नहीं है हमारे पास। तो ये हमेशा से जनता को छलती है कांग्रेस पार्टी, और अभी भी जनता को बरगलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए। अब ये अपराधों की बात करते हैं। देखिए आज भी राजस्थान में जी, एक मिनट मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगी क्योंकि हम अपराध पे बाद में जाएंगे। हमारा जो मुख्य आज का विषय हम उस पर कंटिन्यू रहे। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं योगेश जी? बहुत देर से बोलिए।
देखिए राखी जी, निवेदन ये है कि बीजेपी संगठन में एक प्रवक्ताओं का पैनल बनाया है। मेरे साथ कम से कम प्रवक्ताओं को बिठाया करो, क्योंकि ये धीर जी हर डिबेट में लगभग एक जैसी बात है, रटी रटाई बोलते हैं, इनके पास तथ्यात्मक बातें होती नहीं है, समय खराब करते हैं चैनल पर बैठकर। और ये प्रवक्ता है पार्टी का नहीं, चलिए ऐसे ही जवाब दे दीजिए। ये प्रवक्ता नहीं है। देखिए अब आप जवाब आम आदमी का नहीं दे पा रहे, समय खराब कर रहे हैं। आप किसी पार्टी की बात मत करिए, आप उत्तर दे दीजिए। आपके कमलनाथ जी, ठीक है, चलिए व्यक्तिगत रूप से मत लड़िए, विषय पर आ जाइए। व्यक्तिगत रूप से मत लड़िए प्लीज, विषय पर आ जाइए। देखिए घबराहट इनको क्यों होती, बरगलाने का काम जनता को जब ये कर रहे हो, सच्चाई सामने आती राखी जी, तो कांग्रेस कैसे घबरा रही है? आप खराब कर रहे हैं। राखी जी आपका दायित्व। गीत जी एक मिनट, गीत जी आपने बोला, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, विषय पे आइए। बोलने दीजिए नहीं, ये मतलब बंदा है ही नहीं डिबेट के लायक। ठीक है, देखिए योगेश जी आप नहीं होंगे श्रीमान जी डिबेट के योगेश लायक, आपका उत्तर नहीं जी, है। देखिए ऐसे बात चलेगी, मुझे लगता है एक मिनट मैं 1 सेकंड में अपनी बात रखूंगी। योगेश जी आप भी बहुत सम्मानीय हैं, गीत जी भी बहुत सम्मानीय हैं, किसी को इस तरह से कहना इस चर्चा के दौरान जो हमारे माध्यम से हो रही है प्लीज अच्छा नहीं है। मैंने उनको चुप कर दिया, आप अपनी बात रखिए, पर विषय पर राखी जी, प्लीज। हाँ, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुक्ता जी की बात का मुक्ता जी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि मुक्ता जी ने कहा कि बहुत कम अंतर से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव जीता था। मुक्ता जी 2013 में हम 53 थे, हम 53 से 114 पहुंचे थे, काफी बड़ा मार्जिन था वो। मतलब शिवराज सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अविश्वास था मध्य प्रदेश की जनता का। वो एक अलग बात है कि राजा महाराजा बिक गए, अपने दीन ईमान बेच दिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिरा दिया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, आज के विषय पर आता हूँ। अमित शाह जी ने आज गरीबों की बहुत बात करी। मैं बताना चाहूंगा 7.5 करोड़ जनता में पहले मध्य प्रदेश में 80 लाख गरीब हुआ करते थे, आज 2.5 करोड़ है पिछले 2 साल के अंदर। ये शिवराज जी की कार्यशैली है। 40 करोड़ गरीबी रेखा में जीने वाले लोग 2014 में थे पूरे देश में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। 80 करोड़ गरीबों को अन्न योजना बांटने की घोषणा मोदी जी 2 साल से कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हर चैनल पर बैठकर, अपने हर संबोधन में। तो गरीबी को डबल कर दिया इन्होंने। कहने का तात्पर्य यह है कि गरीबों की बात करने वाली मोदी सरकार के शासन में अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और रही बात आदिवासी के ऊपर अत्याचार की, तो 3-4 घटनाओं से बात प्रमाणित करूंगा। देवास से 20 किलोमीटर दूर आदिवासी बालिका के साथ जो दुराचार हुए थे और उसके परिजनों को 11 फीट जमीन में गाड़ दिया था, तब मामा शिवराज ने डायलॉग मारा था कि निपटा दूंगा, टांग दूंगा। आज तक तो ना किसी को टांगा ना निपटाया। माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में एक समिति गई थी और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। समय की सीमा है, वापस नहीं आ पाऊंगी, जल्दी से कंप्लीट करें। और एक आदिवासी युवक को जीप से बांधकर घसीटने वाले लोग भी बीजेपी के पदाधिकारी थे, सूदखोर थे। माननीय कमलनाथ जी ने अपने 11 महीने की सरकार में आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए जो जहां पर काबिज था उसको वहां का मालिक बनाया। सूदखोरों के चंगुल से उन्हें बचाया और सूदखोरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। अगर कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर नहीं किया जाता, यकीनन आज आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा उत्थान हो चुका। ये विषय ऐसा है जिस पर और समय चाहिए, क्योंकि समय की सीमा है। मुक्ता जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बार बार आदिवासी वर्ग की, जब तक आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस सत्ता में काबिज होती रही। पिछली बार भी हुई, हालांकि योगेश जी कह रहे हैं कि अंतर ज़्यादा नहीं था, तो अंतर बहुत था। लेकिन आप देखिए दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीट डिफरेंस बहुत कम था। आप बहुत कम मार्जिन से सत्ता पे काबिज हुए थे, मेरा कहने का आशय ये था। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अमित शाह के इस मेगा शो की, और ये शो से कहीं ना कहीं एक जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वो ये कर रही है कि 2023 जो है अब बहुत दूर नहीं है, और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो ऐसे भी 24/7 जो है वो एक इलेक्शन मोड में रहती है, अब और ज्यादा सीरियसली उस मोड में है।
बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा हो रही थी सत्ता का पत्ता, अब ये पत्ता किसका होगा और सत्ता का पत्ता है तो वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि एमपी इलेक्शन लगे हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात मिली है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बोनस दिया गया है ये तो हम दे चुके थे, ये हमारी देन थी। बहरहाल ये लड़ाई तो चलती रहेगी, राजनीतिक है, लेकिन हकीकत में जो एक बड़ा वोट बैंक है वो किसकी तरफ जाएगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।